तो भाई लास्ट टाइम बच्चा लोग हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी और एक केमिकल प्रॉपर्टी देखी थी कि वो कैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या क्या चीजें बनाता है। तो भाई चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। सेकेंड केमिकल रिएक्शन है हमारा रिएक्शन विथ वाटर। अब भाई मेटल्स और नॉन मेटल्स पानी से कैसे रिएक्ट करते हैं, तो देखिए sorry, some metals react vigorously with water, like in case of sodium it is stored in kerosene। देखो अब सोडियम को केरोसिन के अंदर स्टोर करके रखा जाता है, क्यों? बिकॉज देखो सोडियम जो है ना बता वो हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव का मतलब है कि अगर मैं उसको बाहर भी रखूं, जैसे पेट्रोल कैसे होता है, जैसे पेट्रोल एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है वो गैस बनना चाहे तुरंत ही भाप बन जाता है, वैसे ही सोडियम जैसे ही एटमॉस्फेयर में आता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना चालू कर देता है, और जैसे ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो वो एकदम जल के रिएक्ट करता है, जल जाता है मतलब, तो वो जले ना इसलिए उसको केरोसिन में रखा जाता है। और वैसा ही रिएक्शन मेटल्स एंड वाटर के बीच में देखा जाता है। भाई अगर मैं देखो while some metals react very slowly, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं कि अगर मैं उसको मेटल के साथ मिला दूं तो वो एकदम भड़ाका हो जाएगा, जैसे कि सोडियम है, ठीक है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये दो तीन मेटल्स जो है जो काफी हाईली रिएक्टिव है। देखिए कौन से, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इन सबको मैं जल्दी से पानी के साथ नहीं मिला सकता, अगर पानी के साथ मिलाऊंगा तो ये भड़ाका करेगा। अब बाकी जो मेटल है भाई जैसे आपका लोखंड हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, तो ये सारे मेटल्स पानी के साथ बहुत धीमे धीमे रिएक्ट करते हैं, तो इनमें क्या होगा, खाली कांट लगेगा, ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अब अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं तो जनरली मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर, बट देयर आर सम नॉन मेटल्स व्हिच आर क्वाइट रिएक्टिव इन एयर लाइक फास्फोरस व्हिच इज वेरी रिएक्टिव एंड केप्ट इन वाटर टू प्रिवेंट एक्सप्लोजन। देखो जनरली नॉन मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं भाई, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब क्या है, नॉन मेटल है, लकड़े हैं भाई, अगर आप लकड़े को पानी के साथ मिलाओगे तो क्या होगा, लकड़ा खराब होता है, वो रिएक्ट नहीं करता, कोई अपने को नवी चीज नहीं मिलती है, बस खाली पानी की वजह से लकड़ा खराब हो जाएगा, बाकी कुछ नवी चीज नहीं मिलती है, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो काफी रिएक्टिव है, रिएक्टिव का मतलब है जल्दी से रिएक्ट कर लेते हैं भाई, एज पर एग्जांपल फॉस्फोरस। तो भाई फॉस्फोरस को पानी के अंदर रखा जाता है ताकि वो ब्लास्ट ना हो। देखो कुछ कुछ चीजें ऐसी है ना कि जो जैसे ही हवा में आएगी ना तो वो ब्लास्ट हो जाती है, क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती है। तो सोडियम भी वही केस था एंड फॉस्फोरस भी वही केस है, सोडियम मेटल है और फॉस्फोरस नॉन मेटल है, ठीक है। बस पानी के साथ तो बहुत ही छोटा सा रिएक्शन था। अब हम देख लेते हैं भाई एसिड के साथ रिएक्शन। जस्ट अ मिनट। अब भाई एसिड के साथ कैसे रिएक्शन होगा, जनरली अ मेटल रिएक्ट्स विद एसिड एंड रिलीज हाइड्रोजन विद अ पॉप साउंड। देखो जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस बनाता है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। वैसे आपके घर में अगर वो आपकी मम्मी बाथरूम वाथरूम साफ करने के लिए एसिड रखते होंगे, वो एसिड के साथ ज्यादा मत खेलना, बहुत ही खतरनाक होता है। लेकिन अगर आपको जरूरत पड़े तो उसको हल्का सा आपके किसी चम्मच जो खराब हो चुकी है ना, ऐसी चम्मच के ऊपर डालना, तो आप देखोगे कि उसके अंदर से धुआं बाहर आ रहा है, और वो धुएं को प्लीज अपने अंदर मत लेना बिकॉज वो हाइड्रोजन गैस होती है। अब पॉप साउंड का मतलब क्या है कि अगर आपको चेक करना है कि वो जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन ही है, तो आप क्या करना, एक मोमबत्ती लेना या माचिस की तिल्ली को जला के उस गैस के ऊपर रख देना। जैसे आप गैस के ऊपर रखोगे तो आपको पट 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 पॉप 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 ऐसी आवाज आएगी, वो पटाखे फूटते ना जैसे छोटे छोटे पटाखे पॉप पॉप पॉप, वैसी आवाज आएगी। तो उसका मतलब है कि हाइड्रोजन गैस जल रहा है। तो हाइड्रोजन गैस है कि नहीं वो चेक करने के लिए हम ये एक्टिविटी करते हैं। देखो वही लिखा हुआ है, द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस इज कंफर्म बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग मैच स्टिक और अ कैंडल नियर द गैस, एंड व्हेन द बर्निंग मैच स्टिक और अ कैंडल प्रोड्यूसेस पॉप साउंड देन इट मींस हाइड्रोजन गैस हैज इवॉल्वड। हाइड्रोजन गैस है कि नहीं वो चेक करने के लिए हम ये एक्टिविटी करते हैं।
It is found that copper does not reacts with hydrochloric acid while it reacts with sulfuric acid. अब देखो, हर मेटल हर एक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कॉपर लिया गया है, तो कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन सल्फरिक एसिड से रिएक्ट कर जाता है। सल्फरिक एसिड मतलब H2SO4। अलग अलग तरह के एसिड आते हैं। अब सल्फरिक एसिड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग गिना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सल्फरिक एसिड इज द फादर ऑफ एसिड। सभी एसिड में ये सबसे जबरदस्त होता है, सबसे खतरनाक होता है। ठीक है, इसलिए इसके साथ कॉपर रिएक्ट कर जाता है एंड सेम हाइड्रोजन गैस बनाता है। अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं तो नॉन मेटल्स काफी आजाद रहते हैं भाई, वो रिएक्ट नहीं करते हैं। नॉन मेटल्स ना सन्यासी है, पानी से रिएक्ट नहीं करते, एसिड से रिएक्ट नहीं करते, बेस से नहीं करते, सन्यासी है, बस मस्त मोले बैठे रहते हैं। ठीक है, एसिड के साथ रिएक्शन देख लिया, अब चलिए बेस के साथ रिएक्शन देख लेते हैं। भाई जनरली मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। सेम एसिड सॉरी जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता था तो हाइड्रोजन गैस बनाता था, सेम चीज नॉन मेटल भी करेगा। नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करे सॉरी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट करेंगे एंड सेम हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। as like of many metals they react with sodium hydroxide to produce hydrogen gas। ठीक है, अब नॉन मेटल अगेन जनरली रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद बेस आर कॉम्प्लेक्स। देखो पहले क्या था कि नॉन मेटल्स जो है एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते थे, बट अब ये रिएक्ट करेंगे, लेकिन इसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, इसलिए हम इसको ज्यादा स्टडी नहीं करते हैं। तो भाई जैसे कि हमने देखा नॉन मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बेस के साथ करते हैं, लेकिन उनके रिएक्शंस काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। अच्छा, तो अब स्टूडेंट्स बेटा ये जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हो ये सेम टू सेम चीज आप फिर से 10th के अंदर पढ़ने वाले हो, सेम टू सेम। बस एडिशनल क्या होगा कि अभी आप सिर्फ स्टेटमेंट वाइज पढ़ रहे हो, आप जब 10th में आओगे तो आपको यही चीज रिएक्शन लिख के दिखानी पड़ेगी। रिएक्शन लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है, वो भी आप 9th और 10th में सीखने वाले हो, दोनों दोनों स्टैंडर्ड में। बट मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इसको ध्यान से करना। आप 8th में जो भी पढ़ रहे हो ना, 80% सिलेबस 8th का 10th में रिपीट होता है, 80%। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आप 10th में पढ़ने वाले हैं। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट, भाई डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, किसी और को हटा के खुद उसकी जगह ले लेना। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई कंपाउंड, कोई मॉलिक्यूल का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा एटम हो। आपके यहाँ पे रिएक्शन, हाँ देखो जैसे कि ये रिएक्शन दिया हुआ है। अब देखो इधर क्या है, ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर एक अकेला एटम है, देखो जरा कॉपर एक अकेला एटम है और SO4 एक अपना एटम है। एक्चुअली SO4 मॉलिक्यूल होता है बट ठीक है। तो यहाँ पे CuSO4 तीन एटम है, कॉपर, S यानी सल्फर, O यानी ऑक्सीजन। तीन एटम को जब मिला दिया जाएगा तो बन जाता है एक मॉलिक्यूल। अब उस मॉलिक्यूल को हम रिएक्ट कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं किसी एक सिंगल एटम के साथ, जैसे कि जिंक। तो ये जिंक क्या करेगा, कॉपर को निकाल देगा, ये जो कॉपर है ना Cu, उसको निकाल देगा एंड खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। देखो पहले CuSO4 था, रिएक्शन के बाद हो गया ZnSO4 और कॉपर बेचारा अलग हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, किसी और को हटा के खुद उसकी जगह पे बैठ जाना, डिस्प्लेस कर बैठना। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब पॉसिबल है, जब हाई रिएक्टिव वाला एलिमेंट एटम अपने से कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को हटाएगा। देखो पहले तो मैं ये ऊपर ग्रीन कलर का टेबल है उसे देख लो, मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। बच्चा इसका मतलब होता है कि ये जितने भी एटम्स है ना, ये बहुत जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं। भाई जैसे हम इंसानों की क्वालिटी होती है ना कि कोई इंसान जल्दी से फ्रेंड बन जाता है, अच्छे से बातचीत करता है, तो कोई इंसान ऐसा होता है कि जल्दी से बातचीत नहीं करता, गुमसुम बैठा रहता है, बहुत टाइम लगता है उसको फ्रेंड बनने में। वैसे ही एटम के साथ है, कुछ एटम बहुत ही जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं किसी से भी, और कुछ एटम है जो जल्दी से रिएक्ट नहीं करते। तो ये जो वाला है ना लेफ्ट साइड में जो है ना एटम, भाई देखो ये पूरी एक सीरीज है। भाई जैसे
के मतलब पोटेशियम, Na मतलब सोडियम, Ca मतलब कैल्शियम। तो भाई पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम ये Mg मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम जिंक, आयरन, टिन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, सॉरी मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनियम। मतलब बच्चा ये ऊपर जैसे 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 नीचे आते जाओगे वैसे वैसे उसकी रिएक्शन की शक्ति कम होती जाएगी। देखो एरो भी वही दिखा रहा है। तो ज्यादा शक्ति वाला कम शक्ति वाले को हटा सकता है। भाई एक चीज तो क्लियर है, अगर आपकी पावर ज्यादा है तो आप अपने से कम पावर वाले को हटा दोगे, लेकिन अगर आपकी पावर कम है तो आप अपने से ज्यादा पावर वाले को हटा नहीं सकते। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी ऐसा ही होता है कि जो ज्यादा रिएक्टिव है वो अपने से कम रिएक्टिव वाले को हटा सकता है, लेकिन कम वाला ज्यादा को नहीं हटा पाएगा। तो देखो जो नीचे रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है, कॉपर, देखो कॉपर इधर आ रहा है और उसके ऊपर जिंक आ रहा है। एक्चुअली ये टेबल कंटिन्यू है, ये इसके नीचे आएगा। देखो मैं आपको करके दिखाऊं, ये कंटिन्यूएशन में रहेगा। ये भाई साहब इधर आएंगे, इसको सेट, एक सेकेंड ना बच्चा, तो खाली मैं इसको सेट कर दूं। हाँ ये इस टाइप से रहेगा। इसको मैं और भी अच्छे से आपको क्लियर कर देता हूँ। तो आप क्यों हिल गए भाई साहब? एक ही बच्चा, एक सेकेंड ना बच्चा लोग, ये अभी सॉल्व हो जाएगा। ओके, ये इस तरीके से पूरा कंटिन्यूएशन में रहता है। ठीक है, पूरा एक ही टेबल है। तो देखो हमने जो रिएक्शन देखा उसमें देखो जिंक ऊपर आ रहा है, कॉपर नीचे आ रहा है। इसका मतलब जिंक कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है। सो ज्यादा रिएक्टिव वाला अपने से छोटे रिएक्टिव वाले को निकाल सकता है। ठीक है, बस यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ड्यूरिंग reaction, if a metal replaces another metal from its compound, then such reactions are called displacement reaction. Metals can actually be arranged as per their reactivity order. Thus, more reactive metal will always displace a less reactive. जो मैंने आपको कहा कि ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को निकाल देगा from its compound, but less reactive one cannot replace a more reactive. कम रिएक्टिव वाला ज्यादा रिएक्टिव वाले को नहीं निकाल सकता, इसको याद रखना। अब अच्छा, जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है ना तो कुछ चेंजेस भी होते हैं भाई, कलर चेंज हो जाएगा या कुछ दिखने में बदलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, when zinc is reacted with copper sulfate solution, then copper will displace by zinc as zinc is more reactive than copper. The blue color of copper sulfate disappears and powdery red mass of copper is deposited at the bottom of the beaker. देखो स्टार्टिंग में क्या था, कॉपर सल्फेट था। तो कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू कलर का होता है। जैसे ही इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, ब्लू कलर निकल गया और कॉपर जो है रेड कलर का बनके नीचे जो भी बीकर होगा उसमें नीचे सेट हो जाता है। मतलब सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा और नीचे रेड रेड कलर दिखाई देगा। ठीक है, तो हर बार ऐसे छोटे मोटे चेंजेस होते रहते हैं और इसको ही कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब भाई हम देख लेते हैं कि मेटल्स कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। देखो एप्लीकेशन ऑफ मेटल्स बोलो या यूज ऑफ मेटल्स बोलो, दोनों एक ही है। सो ये तो हमको पता ही है कि मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीन्स, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन, पे कार, जो जितनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं सबकी सब मेटल से ही बनती है। सब मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग वायर्स। भाई कॉपर, जो घर में इलेक्ट्रिसिटी वायर आती है कॉपर एल्यूमिनियम की, वो कहाँ से यूज होती है? ऑब्वियसली मेटल में से बनती है वो भी। फिर some metals are used for making ornaments like gold, silver। भाई आप जो गोल्ड पहनते हो, सिल्वर पहनते हो, वो कहाँ से बनता है? वो भी मेटल में से बनता है। तो मशीन के लिए, वायर के लिए एंड ऑर्नामेंट्स के लिए मेटल यूज होता है। बहुत ही आसान है। अब नॉन मेटल्स के क्या क्या है? तो सबसे पहले ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन का यूज तो आप सबको मालूम होगा, नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स टू सर्वाइव। भाई सीधी सी बात है, हम सबको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन नॉन मेटल है। सम नॉन मेटल्स आर यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। भाई हमने पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर,
तो फर्टिलाइजर के लिए कुछ कुछ नॉन मेटल्स भी यूज होते हैं, जैसे कि कार्बन। नॉन मेटल्स फर्टिलाइजर मैन्योर का बहुत ही बड़ा क्या बोलते हैं पार्ट है कार्बन। सम नॉन मेटल्स आर यूज फॉर वाटर प्योरिफिकेशन। अब भाई पानी को साफ करने के लिए भी अगेन कार्बन, कोयला जो कोल होता है वो कार्बन ही होता है, और वो पानी को साफ करने के लिए यूज होता है, और वो नॉन मेटल होता है। सम नॉन मेटल्स आर यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। भाई आप जो कुछ दवाई लेते हो ना, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, तो उसमें कुछ कुछ नॉन मेटल्स भी डले होते हैं। नॉन मेटल्स आर ऑल्सो यूज्ड इन क्रैकर्स। पटाखे फोड़ते हो ना, तो उस पटाखों में भी नॉन मेटल्स रहते हैं। ठीक है भाई, तो अब लास्ट टॉपिक देख लेते हैं इस चैप्टर का, जो कि है एक्सेप्शन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। भाई थोड़ा बहुत हमने देखा ही, बट उसको और अच्छे से देख लेते हैं। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज जो पढ़ी थी मेटल्स या नॉन मेटल्स की, वो 100% सेम नहीं रहती है। कई कई बार वो यूज, कई कई बार वो अलग हो जाती है, हमारे सोच से अलग। तो देखो, अल्काली मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, लिथियम कैन बी कट यूजिंग अ नाइफ। तो हमने पहले भी देखा था कि मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन पोटेशियम, Li मतलब लिथियम, के मतलब पोटेशियम, Na मतलब सोडियम, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और चक्कू से भी कट हो जाते हैं। सेकंड भी हमने पहले देखा था कि मर्क्यूरी जो है, मेटल्स एक्चुअली सॉलिड होते हैं लेकिन मर्क्यूरी लिक्विड होता है। मर्क्यूरी एक मेटल है। भाई हमने क्या देखा था कि मेटल्स आर दी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करंट पास कर सकते हैं। लेकिन दो मेटल, लीड और मर्क्यूरी, ऐसे हैं जो कि पुअर कंडक्टर है, मतलब वो अपने अंदर से हीट या तो करंट पास नहीं कर सकते। फिर मर्क्यूरी एक्सपांड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम फॉर द स्लाइटेस्ट चेंज इन टेम्परेचर। भाई देखो, एक्चुअली मेटल्स पे टेम्परेचर का बहुत असर नहीं होता, लेकिन मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि थोड़ा सा भी, स्लाइटेस्ट, थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर बदलेगा तो वो एक्सपांड हो जाता है। भाई इसी की वजह से उसको थर्मोमीटर में यूज करते हैं। थर्मोमीटर में आपने देखा होगा, अंदर सिल्वर कलर की एक चीज रहती है, वो क्या होती है? मर्क्यूरी होती है। जैसे ही आप उसको अपने बॉडी से लगाते हो, तो बॉडी का टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो मर्क्यूरी वो टेम्परेचर को ले लेगा और खुद एक्सपांड हो जाएगा। एक्सपांड हो जाना मतलब फैल जाना, तभी तो वो नीचे से ऊपर आ जाता है। बस बहुत ही स्लाइट छोटा सा लॉजिक यहाँ पे लगाया गया और हमको हमारा बॉडी टेम्परेचर पता लग जाता है। गैलियम एंड सीसियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। देखिए जनरली मेटल्स के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब मेटल्स जल्दी जल्दी पिघलते नहीं है, और लोखंड है जल्दी पिघलता नहीं है। लेकिन गैलियम और सीसियम, ये दो मेटल के नाम हैं। ये ऐसे मेटल है कि बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, मेल्ट जल्दी हो जाते हैं। फिर आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट हैज लस्टर। भाई हमने क्या देखा था कि नॉन मेटल्स जो है उसके पास चमक नहीं होती है, लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके पास चमक है। ठीक है। फिर भाई नॉन मेटल्स, हमने देखा था कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी, करंट पास नहीं कर सकते, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। यानी कि हमने जो पढ़ा था वो 100% फॉलो नहीं हो रहा, कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो अलग बिहेवियर दिखा रही है। और ये बिहेवियर हमें कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंट की मदद से। ठीक है। तो आयोडीन नॉन मेटल है, उसके बावजूद चमकता है। ग्रेफाइट भी नॉन मेटल है, उसके बावजूद वो करंट कंडक्ट करता है। सिमिलरली डायमंड भी नॉन नॉन मेटल है, बट उसके बावजूद वो हीट कंडक्ट करता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। जनरली नॉन मेटल है ना, जल्दी पिघल जाते हैं, लेकिन डायमंड ऐसा नहीं, डायमंड जल्दी पिघलता नहीं है। ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शन था बच्चा लोग। देखो ये आपको एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, छोटी मोटी जानकारी है, तो आपको जानकारी याद रखनी है। सो यहाँ पे बच्चा होता है आपका चैप्टर ओवर। आगे के चैप्टर हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो में।